नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, तो इवोल्यूशन में हम लोग आज पढ़ेंगे हार्डी-विंगबर्ग लॉ। एक टॉपिक एनसीईआरटी में भी दिया गया है, हार्डी-विंगबर्ग लॉ। देखिए, हार्डी जो थे एक वैज्ञानिक का नाम है, ये मैथमेटिशियन थे। हार्डी और विंगबर्ग दो वैज्ञानिक हैं। ब्रिटेन के रहने वाले एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स। और विंगबर्ग एक फिजिशियन थे, ये जर्मन के रहने वाले थे, जर्मनी के विंगबर्ग। और ये हार्डी जो थे ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, ब्रिटेन के। ये मैथमेटिशियन थे। ये दोनों ने मिल करके इंडिपेंडेंटली इस इक्वेशन को दिया है, हार्डी-विंगबर्ग। विंगबर्ग आल्सो नोन एज द हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम, इसका दूसरा भी नाम है हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी-विंगबर्ग लॉ। इसको हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, और चाहे कहिए इसको लॉ, हार्डी-विंगबर्ग लॉ। मैथमेटिशियन और फिजिशियन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस नियम को दिया है, और इन्होंने इंडिपेंडेंटली खोजा है कि इवोल्यूशन के बारे में। एक्चुअल में ये दो वैज्ञानिक मैथमेटिशियन थे, और मैथ में नियम चलता है, नियम से हर काम होता है। और वैसे भी आप देखेंगे इस यूनिवर्स में नियम, हर काम नियम से होता है, दिन रात नियम से होता है, सूर्य नियम से निकलता है, सृष्टि चलने का एक नियम है, संसार देश चलने का नियम है, समाज के चलने का एक नियम है, हवा के चलने का एक नियम है, बरसात का एक नियम है, मौसम का एक नियम है। हर काम, इस दुनिया के जितने काम हो रहे हैं इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में, सब नियम से हो रहे हैं। कोई बिना नियम के नहीं है, सब नियमित काम हो रहे हैं। तो मैथमेटिशियन थे हार्डी और विंगबर्ग फिजिशियन, दोनों ने कहा अगर हर काम नियम से हो रहा है तो इवोल्यूशन भी नियम से होता है। और इन्होंने अलग अलग खोजा इसको और बताया कि इवोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, किसी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, तो क्यों, और नहीं होगा तो क्यों। एक्चुअल में इनका जो सारांश है हार्डी-विंगबर्ग का, कि इवोल्यूशन के बारे में, किसी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों, और नहीं होगा तो क्यों। इसको उन्होंने मैथमेटिक के रूप में इसको डिराइव किया, और इसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दिया। इक्वेशन देख ही रहे हैं आप, p² + 2pq + q² = 1, या कभी कभी इसको p + q = 1 ये भी बोलते हैं, या कभी कभी p² + q² + 2pq = 1, कैसे भी लिख दीजिए, सब सेम एक ही है। चाहे q² को इधर कर दीजिए, p² + q² + 2pq, चाहे p² + 2pq + q² = 1, या p + q = 1। दो इक्वेशन उन्होंने दिया, p + q 1। p क्या है, q क्या है। p डोमिनेंस करेक्टर है और q रेसेसिव करेक्टर है। हम लोगों ने मेंडल के नियम में पढ़ा था, डोमिनेंट और रेसेसिव। एक करेक्टर होता है जो डोमिनेंट होता है, और दूसरा करेक्टर होता है रेसेसिव। जो करेक्टर अपने को एक्सप्रेस कर देता है वो डोमिनेंट हो गया, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, छुपा रहता है, वो रेसेसिव होता है। तो p और q में p जो है वो डोमिनेंट करेक्टर का इंडिकेट करता है, और q जो है वो रेसेसिव करेक्टर को इंडिकेट करता है। हार्डी-विंगबर्ग लॉ से पढ़ने से पहले हम लोग 2-3 चीज अगर पढ़ लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। दो तीन चीजें इसमें टर्मिनोलॉजी हैं।
नंबर 1 है जीन एंड एलील। जीन क्या है, एलील क्या है, उस हार्डी-विंगबर्ग लॉ पढ़ने से पहले इसके संदर्भ में एक जनरल आइडिया डालना जरूरी है, तब वो नियम ठीक से समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा उसमें। दूसरा है डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, ये क्या है। तीसरा होमोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। जीन एलील, डोमिनेंट रेसेसिव, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस और जीनोटाइप फिनोटाइप, ये 4 चीजें हैं। जीनोटाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, इसके बारे में हम लोगों ने एक बार पढ़ा है, इसका एक वीडियो भी बना है, उसको आप देख लेंगे। लेकिन फिलहाल एक सामान्य सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, तब जाकर के आपको हार्डी-विंगबर्ग लॉ पढ़ने में आसानी हो जाएगी। जीन और एलील क्या है। जीन फंक्शनल यूनिट या फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज जीन। हम लोगों ने पढ़ा था इसमें। डीएनए का फंक्शनल जो पार्ट है, डीएनए का फंक्शनल पार्ट, इसको क्या कहेंगे, जीन। और जीन का वेरिएंट फॉर्म क्या कहलाएगा, एलील। जीन और एलील करीब करीब एक ही चीजें हैं, थोड़ा सा अंतर है। जो जीन का वेरिएंट, जीन वेरिएंट्स ऑफ जीन इज नोन एज एलील। जीन्स का एक फॉर्म है, रूप है, जीन्स कई रूप में होता है, उसका एक रूप एलील है, वेरिएंट है इसका, एक रूप है इसका जीन का, जीन और एलील। डोमिनेंट और रेसेसिव के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वो कैरेक्टर जो अपने को एक्सप्रेस करे, जो दिखे, वो डोमिनेंस है। लेकिन जो कैरेक्टर अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, छुपा रहता है, वो रेसेसिव है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या है, सिमिलर जीन अगर पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हो तो वो होमोजाइगस है, और सिमिलर ना हो, डिसिमिलर जीन फॉर ए कैरेक्टर, फॉर ए ट्रेट, हेटेरोजाइगस। हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, अगर टाल है 2T रहेगा तो होमोजाइगस हो गया। डबल आर देखिए, ये 2 जीन है, सिमिलर है, टाल के लिए TT, ये होमोजाइगस, या राउंड के लिए RR। हेटेरोजाइगस में क्या होता है, T और स्मॉल t हो जाता है, एक हेटेरोजाइगस हो गया, ये हेटेरोजाइगस है। मतलब टाल के लिए, एक कैरेक्टर के लिए सिमिलर जीन नहीं है, डिसिमिलर जीन फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इज हेटेरोजाइगस एंड सिमिलर जीन फॉर ए कैरेक्टर इज होमोजाइगस। ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में जान गए होंगे अंतर आप। उसी तरह से जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब जो दिखता हो, फिजिकल अपीयरेंस, जो निगाह से, जो नजर से दिख रहा हो, वो फिनोटाइप है। लेकिन उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो जीनोटाइप। जीनोटाइप दिखता नहीं आंख से, फिनोटाइप दिखता है। जीनोटाइप, फिनोटाइप, जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक स्ट्रक्चर जो दिखता नहीं है वो जीनोटाइप है। फिनोटाइप जो आंख से दिखता है वो फिनोटाइप। तो ये चारों के अंतर मालूम हो गए होंगे हम लोगों के। जीन और एलील, डोमिनेंट रेसेसिव, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप फिनोटाइप। क्योंकि ये शब्द बार बार आएंगे अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं हम हार्डी-विंगबर्ग लॉ क्या बोलता है। ये बोल रहे हैं लॉ प्रपोज्ड। लॉ स्टेट्स
both gene frequency and genotype frequency will be remains constant for generation to generation. Allelic frequency and genotype frequency remains constant from generation to generation in the absence of evolutionary force. जीन की फ्रीक्वेंसी और एल की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, एक होती है, मतलब देखिए एक है, कांस्टेंट है। एक जीनोटाइप, एक जीन्स और एल की फ्रीक्वेंसी, ये इसकी टेंडेंसी होती है कांस्टेंट रहे पॉपुलेशन में। लेकिन इसके लिए 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें कौन कौन हैं? पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए, नंबर 1 लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन। दूसरा रैंडम मेटिंग, ध्यान से समझिएगा इसको, मेटिंग जो होनी चाहिए वो रैंडम होनी चाहिए। अब इसको इधर हम समझते हैं। पहला, पॉपुलेशन लार्ज होना चाहिए। दूसरा, मेटिंग रैंडम होना चाहिए। और तीसरा, इवोल्यूशनरी फोर्सेस नहीं होने चाहिए, एब्सेंट। 3 शर्तें हैं। एलेलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन ए पॉपुलेशन, बट कारण क्या है, शर्त क्या है? पॉपुलेशन लार्ज हो, छोटी पॉपुलेशन में नहीं लगेगा गया। दूसरा, मेटिंग रैंडम हो। तीसरा, इवोल्यूशनरी फोर्सेज, इवोल्यूशनरी फैक्टर न हो, एब्सेंट हो। सपोज कीजिए कोई पॉपुलेशन है, या कोई पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है, उसमें कुछ लोग लंबे हैं, कुछ लोग छोटे हैं, कुछ लोग बौने हैं, कुछ लोग ब्लैक हैं, कुछ लोग वाइट हैं, लंबी पॉपुलेशन है। रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, लंबा बौने से भी मेटिंग हो जाए, काले का गोले से भी मेटिंग हो जाए, छोटे का मोटे से भी हो जाए, तो मेटिंग रैंडम होनी चाहिए। एक, पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए। तीसरा, इवोल्यूशनरी फोर्स नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी जो इवोल्यूशन को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट जिस पर जो डालते हैं, जो इवोल्यूशन के लिए प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसके कारण से इवोल्यूशन होता है, वो एब्सेंट होना चाहिए। ये 3 बातें हैं, तो एलेलिक एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी किसी पॉपुलेशन में फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसीलिए उन्होंने इक्वेशन दिया क्या, P + Q = 1। P और Q, अभी हम इसको इक्वेशन से हम लोग इसको समझते हैं, पॉपुलेशन में कैसे एक आती है, लेकिन अभी इसको थ्योरेटिकल समझ लें कि किसी पॉपुलेशन में, यानी किसी लार्ज पॉपुलेशन में, जीनेटिक, एलेलिक एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्स इन लार्ज पॉपुलेशन एंड इन रैंडम मेटिंग। ये होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग हो, पॉपुलेशन लार्ज हो और इवोल्यूशनरी फोर्स ना हो। तो ये जो है इसकी जीन्स की, एलेल्स की टेंडेंसी होती है कांस्टेंट रहे। ये इसका नियम है, नियम आप समझ गए होंगे, थ्योरेटिकली समझ गए होंगे। इक्वेशन यही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डायमंड जीनोटाइप, और देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीन्स। ये डोमिनेंट जीन्स हमने कहा था आपको, पी क्या है, डोमिनेंट जीन्स की फ्रीक्वेंसी है, ये रिसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन दोनों होमोजाइगस हैं, ध्यान रखना है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हम बता दिए, इसीलिए पहले हमने बता दिया था। एलील जीन क्या है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या है, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है, ये हो गया। पी क्या है, डोमिनेंट, क्यू क्या है, रिसेसिव, लेकिन दोनों होमोजाइगस।
फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस, देन पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू स्क्वायर 1 होगा। देखिए ये पॉपुलेशन है, ये सज्जन है, तब इनकी क्या होगी, इसमें इवोल्यूशन नहीं होगा। मतलब सारांश क्या है, इवोल्यूशन नहीं होगा, पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी। लेकिन लार्ज पॉपुलेशन हो, रैंडम मेटिंग हो और इवोल्यूशनरी फोर्स ना हो तो वहां पे एवोल्यूशन नहीं होगा। ये इनका कहने का मतलब है किसी पॉपुलेशन में। अब इसको हम लोग जरा सा इक्वेशन से समझेंगे। कैसे समझेंगे देखें, यहां एक समझाया गया है, आगे हम आपको और समझा देते हैं। सपोज कीजिए कोई पॉपुलेशन है, यही हम समझ लेते हैं, उसमें अलग से समझाया गया है। यहां हम समझ लेते हैं कोई पॉपुलेशन है, ये समझें, ये कोई पॉपुलेशन है जिसमें बहुत लोग हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ कारे हैं, कुछ गोले हैं, विभिन्न वेरिएशन है यहाँ, और पॉपुलेशन लंबी है। हम उदाहरण के रूप में रखते हैं 20 लोगों को लेते हैं, इसमें इस पॉपुलेशन से 20 इंडिविजुअल लेते हैं, या 25 लें या 30 लें, कुछ भी ले सकते हैं। और एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, जैसे मेंटन ने लिया था। सपोज कीजिए हम 20 लेते हैं, इसमें से 20 हैं, 20 लोगों को हमने ले लिया। इसमें से 2 कैरेक्टर लेते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक लंबा एक छोटा। आप कुछ भी ले सकते हैं, प्लांट के रूप में यहाँ ले सकते हैं, प्लांट के फूल को ले सकते हैं। हम लंबाई ले रहे हैं, एक लंबा है एक बौना है। मान लीजिए दोनों को हमने ले लिया, यहाँ ये लंबे हैं, लंबे वाले समझ लीजिए, और एक बौने वाले हैं। इसको किसी अक्षर से डिनोट किया जाए, जिसमें उसमें टी लिखा जाता था। इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, समझ लीजिए हम ए लिख ले रहे हैं। ए, ये हैं लंबे, और छोटे वाले स्मॉल ए, और एक और लंबे हैं लेकिन ये हेट्रोजाइगस है, वो स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल ए हो गए, ये हो गए। ये 3 तरह के हो गए लंबे, जिसका जीन्स क्या है ए है। बौने, जिसके जीन्स स्मॉल ए है, ये भी लंबे ही है लेकिन हेट्रोजाइगस है। सपोज कीजिए ये यहां से हम लोगों ने 2 को लिया, यहां से हमने 8 ले लिया, यहां से हमने 10 लिया। 10 लोग ऐसे हैं जो होमोजाइगस रिसेसिव हैं, 2 लोग ऐसे हैं जो होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, और 8 लोग ऐसे हैं जो रिसेसिव हैं। पी क्यू हो गया। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे एलील की, तो ए ध्यान से समझे इसको, 2 बार ए है, इसको हम 2 बार लिखेंगे ए। ये 8 बार है, 8 लोग इसके हैं, तो ये 8 रहेगा, ये 8 बार लिखा रहेगा। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और हो गया 8, ये 8 बार हो गए। उसी तरह से स्मॉल ए 10 बार होंगे। आसानी होगी फ्रीक्वेंसी निकालने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्मॉल ए हो गए। 2 लोग होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस रेसेसिव, बौने, हेट्रोजाइगस 8। इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, एलिलिक फ्रीक्वेंसी, तो उतनी बार उसको लिखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी अगर निकाल लें हम, तो ये करीब 40 हो गए आपके, टोटल ए और ए मिलकर 40 हो गए। ये कितने हैं, ए की फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे तो ये 12 निकलेंगे आपको। कैपिटल ए 4 ए हो गए, 8 इधर हो गए, 12 हो गए। तो 12 इंटू 40, 12/40 कितने हो गए, 12
40, ये हो गए 0.3। और इसी तरह से स्मॉल ए की अगर हम निकालेंगे, स्मॉल ए की, तो 28 करीब स्मॉल ए 28 है यहाँ, तो ये है 28/40, ये हो जाएगा 0.7। अगर हम P और Q निकालेंगे, P प्लस Q, तो ये हो गया 0.7 और ये हो गया 0.3, ये हो गया 1 के। जेनेरिक फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, एलेलिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। उसी तरह से इस इक्वेशन को भी अगर निकालेंगे, P² + Q² + 2PQ, वो भी इतना ही आएगा। तो इस तरह से हार्डी-विंगबर्ग ने पूरा समझाया कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट होती, 1 के बराबर होती है, और उसको उन्होंने इक्वेशन से समझाया। अब देखिए, ये इसमें भी दिखाया गया है, इक्वेशन टाइप को समझाया गया। सपोज इन ए पॉपुलेशन प्लांट स्पीसीज जीन हैज 2 एलील्स A and A हैविंग फ्रीक्वेंसी P and Q, वही चीज जो हमने निकाला यहाँ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द देयर जीनोटाइप AA 2A का हो गया, और AA हो गया P का, 2PQ का हो गया Q। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फ्रीक्वेंसी ऑफ P and Q इन ए पॉपुलेशन कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन, यही बता रहा ना। तो मैथमेटिकली क्या होगा, इफ जीन विद द 2 एलील इज A and A, तो P + Q = 1 हो जाएगा। P का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A, और Q का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील स्मॉल है। तो ये इक्वेशन उन्होंने दिया कि P² + Q² + 2PQ 1 होगा। अब P² का है फ्रीक्वेंसी ऑफ AA जीन्स की है, और Q² फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप की है। इस तरह से उन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दिया कि किसी पॉपुलेशन में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है जीनोटाइप की और एलील की फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट होती है, बराबर रहती है। उदाहरण के रूप में हम लोगों ने ये देखिए फ्रीक्वेंसी लिख के हमने समझा दिया आपको। तो इस तरह से हार्डी-विंगबर्ग ने बताया कि किसी पॉपुलेशन में, लेकिन ये पॉपुलेशन स्मॉल नहीं होनी चाहिए, ये पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए। स्मॉल पॉपुलेशन में हार्डी-विंगबर्ग का इक्वेशन लागू नहीं होता है, ये लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि इवोल्यूशनरी फोर्स एब्सेंट होना चाहिए। अब देखिए कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें जो इनके हार्डी-विंगबर्ग लॉ को प्रभावित करता है। ध्यान से देखें इसको, कौन कौन सा इंटरफेरेंस है जो इसको इंटरफियर करते हैं। पहला, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, ये अगर होगा तो ये एक इवोल्यूशनरी फोर्स है, ये प्रेशर क्रिएट करेगा जिससे इवोल्यूशन होगा। अगर ये रहेगा जीन फ्लो, कोई पॉपुलेशन किसी पॉपुलेशन से कोई माइग्रेट करे, जीन फ्लो हो। जीन फ्लो या जीन माइग्रेट करे, जीन का मतलब है कि पॉपुलेशन का कोई पार्ट, कोई पॉपुलेशन वहां से निकल के कहीं और चली जाए। ये इमिग्रेशन दोनों हो सकता है। पॉपुलेशन बाहर से आ भी सकती है, सपोज कीजिए यहाँ एक पॉपुलेशन है, यहाँ से एक पार्ट बाहर भी जा सकती है, या बाहर से यहाँ पे कुछ पार्ट आ भी सकती है। माइग्रेट हो, इमिग्रेट हो या आइमिग्रेट हो, तो यह नहीं लगेगा क्योंकि जीन फ्लो हो गया। या तो जीन इस पॉपुलेशन से बाहर चला गया, या तो बाहर से जीन यहाँ पे आ गया। इंडिविजुअल आने जाने का, माइग्रेशन का मतलब यही हुआ, तो फिर ये नहीं होगा, ये प्रभावित करेगा। तो हार्डी-विंगबर्ग लॉ को ये इफेक्ट डालेगा, क्या? जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन। दूसरा कौन सा होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। पहला जीन फ्लो, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये भी हार्डी-विंगबर्ग लॉ को प्रभावित करता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या मतलब है कि सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी
इसमें भी दो शर्तें होती हैं, पॉपुलेशन स्मॉल होनी चाहिए, दूसरा रैंडम होता है, तीसरा बाई चांस। इसको दो तरीकों से हम लोगों ने समझाया था, बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। जब किसी पॉपुलेशन में से कोई पॉपुलेशन कहीं दूसरे जगह जा करके माइग्रेट कर जाए या वहीं की पॉपुलेशन पेरिफेरली हो जाए, बॉटलनेक, ये बाई चांस होता है। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, सडनली फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो भी हार्डी-वेइनबर्ग लॉ इफेक्ट होगा, नहीं लगेगा। तीसरा, म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन होगा तो भी हार्डी-वेइनबर्ग लॉ, म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए में सडन चेंज हो तो भी हार्डी-वेइनबर्ग लॉ प्रभावित होगा। अगला क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। अगर नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन भी प्रेशर क्रिएट करता है इवोल्यूशन के लिए। अगर नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, नेचर में चेंज हो रहा है और वहाँ की पॉपुलेशन अपने आप को अडॉप्ट कर रही है, चेंज कर रही है, तो भी यहाँ हार्डी-वेइनबर्ग लॉ प्रभावित होगा। और एक लास्ट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर हो रही है, आर्टिफिशियली रूप से यहाँ अगर किया जा रहा है, तो भी जीन प्रभावित होंगे और फिर हार्डी-वेइनबर्ग लॉ हो नहीं लगेगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो हार्डी-वेइनबर्ग लॉ को प्रभावित करते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। नंबर 1 जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा म्यूटेशन, चौथा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और पांचवा है नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो हार्डी-वेइनबर्ग लॉ को प्रभावित करती हैं। ये 5 ऐसे इवोल्यूशनरी फोर्स हैं जो प्रेशर क्रिएट करते हैं इवोल्यूशन होने के लिए। अगर ये नहीं रहेंगे तो ही हार्डी-वेइनबर्ग लॉ लगेगा। मतलब इन्होंने बताया कि किसी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होता है कि नहीं होता है तो क्यों होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता। ये मूल सारांश है उनका कि किसी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन तभी होगा जब ये 5 फोर्स रहेंगे और पॉपुलेशन स्मॉल हो। बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी तो बहुत धीरे धीरे इफेक्ट दिखाई देता है। और इवोल्यूशन अगर हो रहा है तो ये 5 चीजें होनी चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन स्मॉल हो, रैंडम मेटिंग हो, मेटिंग रैंडम होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि फिक्स हो। तो ये कुल मिलाकर के हार्डी-वेइनबर्ग लॉ ने दोनों मैथमेटिशियन और फिजिशियन विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने बताया कि किसी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होगी कि नहीं होगी, होगी तो क्यों, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। ये एप्लीकेशन है इसका। इंटरफेरेंस तो हमने बता दिया आपको 5 है। एप्लीकेशन, हार्डी-वेइनबर्ग लॉ में बी अप्लाइड इन 2 ways. Either a population is assumed to be in a Hardy-Weinberg proportion in which the genotype frequency can be calculated, or if the genotype frequency of all 3 genotypes are known, they can also be tested by deviation that the statistically significant. स्टेटिकली इन्होंने करके दिखाया, अप्लाई होते हैं, देखा जा सकता है। इसको कैलकुलेट करके, इसमें कभी कभी क्वेश्चन भी आते हैं, कैलकुलेट मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके नीट में कि इतने जीनोटाइप हैं तो कितने फिनोटाइप होंगे, इतनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में इतने लोग हैं तो एलिल्स इतने इतने हैं तो इसमें जीनोटाइप कितने होंगे। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, इक्वेशन से आप इसको हल कर ले जाएंगे। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।